हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम्बर्सिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं हीट एंड मास ट्रांसफ़र की जो फिफ्थ यूनिट है बीटेक के फिफ्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हीट एंड मास ट्रांसफ़र, उसकी लास्ट यूनिट यानी कि फिफ्थ यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो कि हमारी फिफ्थ यूनिट है हीट एक्सचेंजर के ऊपर कि हीट एक्सचेंजर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हीट एक्सचेंजर का काम क्या है। तो आपने पढ़ा होगा हीट को एक्सचेंज करना, ये चीज़ समझ रहे हैं, नाम से भी समझ रहे होंगे। हीट को एक्सचेंज करना यानी कि यूज्ड टू एक्सचेंज हीट बिटवीन कोल्ड एंड हॉट फ्लूइड। यानी कि एक तरफ आपका हॉट फ्लूइड है और एक तरफ आपका जो है कोल्ड फ्लूइड है। ठीक है, एक तरफ हॉट फ्लूइड है और एक तरफ कोल्ड फ्लूइड है। तो हीट का ट्रांसफर कैसे होगा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। ठीक है, जैसे चाय का कोई कप है, उसमें चाय भरी हुई है, तो वो चाय क्या क्या करेगी? अपनी हीट को रिलीज करेगी किसमें? एटमॉस्फेयर में। समझ रहे हैं? तो वो क्या है, एक हीट एक्सचेंजर की तरह वर्क करता है। लेकिन उसको हम हीट एक्सचेंजर में काउंट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हीट जो है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हीट एक्सचेंजर में वो हीट एक्सचेंजर का काम ये है कि एक हॉट फ्लूइड होना चाहिए हमारे पास और एक कोल्ड फ्लूइड होना चाहिए, यानी कि दो फ्लूइड नेसेसरी है होना। ठीक है, तभी हमारा हीट एक्सचेंजर एक कहलाता है। अब देखिए हीट एक्सचेंजर क्या होता है। हीट एक्सचेंजर इज़ अ स्टडी फ्लो। ये क्या है, एक स्टडी फ्लो है, एडियाबैटिकली है, जिसमें से हीट ना तो एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी ना एटमॉस्फेयर से हीट आएगी। ठीक है, ओपन सिस्टम है। इन विच इन विच क्योंकि इसमें देखिए हॉट फ्लूइड डाला जाता है, एक तरफ से कोल्ड फ्लूइड डाला जाता है। ठीक है, इन विच टू फ्लोइंग फ्लूइड एक्सचेंज हीट ट्रांसफर बिटवीन विदाउट लॉसिंग और गेनिंग और हीट फ्रॉम एनवायरनमेंट। मैंने आपको बताया एडियाबैटिक है तो एनवायरनमेंट से कोई हीट नहीं लेगा, वो आपस में हीट एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा स्टीम जनरेटर हो गया। ठीक है, स्टीम जनरेटर हो गया, कंडेंसर हो गया। ठीक है, इकोनोमाइजर हो गया, एयर प्री हीटर हो गया, सुपर हीटर एयर प्री हीटर। इकोनोमाइजर में क्या होता है? वही तो होता है हमारा कि हीट को कहाँ से लेते हैं? बॉयलर के अंदर से जो भी हीट निकल रही है उससे एयर प्री हीटर के एयर को गर्म किया जाता है। दो फ्लूइड्स हैं। ठीक है, एयर को गर्म किया जाता है। इकोनोमाइजर से वाटर और एयर, ये दो मिक्सचर होते हैं। ठीक है, मतलब मिक्स नहीं होते, जरूरी नहीं मिक्स हो आपस में लिक्विड। ठीक है, या मान लीजिए एक लिक्विड है या गैस है, वो जरूरी नहीं आपस में मिक्स हो भी सकते हैं और नहीं भी। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जेट कंडेंसर, ऑयल कूलर, ये सारे इसके सारे हीट एक्सचेंजर के एग्जांपल्स हैं। हीट एक्सचेंजर जो होता है, मैंने आपको बताया ओपन सिस्टम है। तो ओपन सिस्टम के लिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगता है वो क्या कहलाता है कि जितनी हम हीट लॉस दे रहे हैं हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की ओर जा रहा है अगर, तो जितनी हॉट फ्लूइड से हीट निकल रही है, एंथैल्पी ड्रॉप हो रही है, उतनी ही एंथैल्पी गेन हो जाएगी किसमें? कोल्ड फ्लूइड में। ठीक है, यानी कि यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा। क्लियर? द रेट ऑफ एंथैल्पी ड्रॉप इन हॉट फ्लूइड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ एंथैल्पी इंक्रीज इन कोल्ड फ्लूइड। यानी कि जितनी हीट हॉट फ्लूइड से निकल रही है उतनी ही एंथैल्पी जो है कोल्ड फ्लूइड में इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये जो है हीट बैलेंस इक्वेशन का एक फार्मूला बन जाता है। ठीक है, इस फार्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, इसको कहते हैं हीट बैलेंस इक्वेशन या एनर्जी बैलेंस। अब देखिए हीट एक्सचेंजर कितने टाइप के होते हैं, तो मैं आपको बता दूं हीट एक्सचेंजर तीन टाइप के होते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट ट्रांसफर और रीजनरेटिव। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब समझ रहे हैं? जब आपस में हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड जो है फिजिकली मिक्सअप हो जाएं, यानी कि एक तरफ से हॉट फ्लूइड आ रहा है, एक तरफ से कोल्ड फ्लूइड आ रहा है और इस पॉइंट पे आके वो मान लीजिए मिल जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डायरेक्ट कांटेक्ट। जैसे आपने चाय में पानी डाल दिया, ठीक है, वो क्या है? डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। समझ रहे हैं? तो ये जो होता है डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप के उसमें आ जाते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। और एंड एक्सचेंज हीट बिटवीन देम। जैसे कूलिंग टावर हो गया, कूलिंग टावर में क्या होता है? आपने कूलिंग टावर कभी पढ़ा होगा अगर देखा हो कहीं पे, तो कूलिंग टावर में क्या होता है? जैसे यहाँ पे पानी की ट्यूब्स लगी हुई हैं, वाटर के ट्यूब्स हैं, इनमें होल्स होते हैं। इन होल्स में से क्या वाटर नीचे गिरता है। ठीक है, हॉट फ्लूइड नीचे गिरता है और हॉट फ्लूइड जब नीचे गिरता है इधर से हमारी क्या होती है? इधर से एयर पास होती है, इधर से कोल्ड एयर पास होती है। तो वो क्या है? वाटर और एयर, इन दोनों के बीच डायरेक्ट मिक्सिंग होती है। डायरेक्ट मिक्सिंग होने की वजह से क्या है? वो नीचे जो है अपनी हीट को एक्सचेंज कर देता है और हमें नीचे जो है कोल्ड वाटर हमें मिल जाता है। तो यही तो चीज़ होती है। तो कूलिंग जो टावर जो होते हैं उनमें हॉट एयर होती है और कोल्ड वाटर होता है। ठीक है, और जेट कंडेंसर हो गए, जेट कंडेंसर में भी स्टीम और कोल्ड वाटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि किस में कौन सी चीज़ का यूज़ किया जाता है। क्लियर?
अब चलिए अगले टॉपिक की बात करते अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारा डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप हीट एक्सचेंजर कौन से होते हैं। तो देखिए डायरेक्ट ट्रांसफर में क्या होता है ना कि फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता कोई भी, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। लेकिन जो हीट ट्रांसफर होती है वो एक डायथर्मिक वॉल के द्वारा एक मान लीजिए एक पाइप के द्वारा, जैसे एक तरफ पाइप है, ठीक है, इस पाइप से लिक्विड जा रहा है और ऊपर से आपने यहाँ पे पाइप के चारों तरफ एयर दे रखी है, समझ रहे हैं। अंदर से हॉट लिक्विड जा रहा है और बाहर से आपने एयर या लिक्विड कोई भी ठंडा लिक्विड भर रखा है, कोल्ड वाटर रख रखा है। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट मिक्सिंग तो नहीं है, लेकिन क्या है, एक डायथर्मिक वॉल बन गई है जो कि सेपरेट कर रही है एक दूसरे लिक्विड को। क्लियर, एक दूसरे लिक्विड को जो है सेपरेट कर रही है और सेपरेट करने की वजह से यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो पा रही है। इसको कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप हीट एक्सचेंजर, है ना। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे सरफेस कंडेंसर हो गया, इकोनोमाइजर हो गया, एयर प्री हीटर हो गया, ऑयल कूलर हो गया, सुपर हीटर हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे आते हैं इसके अंदर। अब चलिए बात कर लेते हैं रीजनरेटिव या स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर की। तो रीजनरेटिव या स्टोरेज टाइप हीट एक्सचेंजर जो होता है उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा घर में जो कूलर होता है, कूलर के पीछे जो घास होती है ना, उसमें क्या होता है कि हॉट फ्लूइड आता है और हॉट फ्लूइड आता है हमारा। और क्योंकि फ्लूइड कैसे गर्म होता है, एयर की वजह से, ठीक है। तो फ्लूइड जो है ठंडा है और हमारा हॉट एयर आ रही है, एक तरफ से एयर आ रही है और एक तरफ से वाटर आ रहा है। वो आपस में मिक्सअप होता है किसके द्वारा, मैट्रिक्स होती है एक, जैसे कूलर की घास जो होती है ना उसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं, मैट्रिक्स होती है। और मैट्रिक्स की वजह से जो कोल्ड वाटर है वो हमारा हॉट हो जाता है और हॉट एयर जो है वो हमारा कूल हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है रीजनरेटिव टाइप स्टोरेज के अंदर होती है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे ना मिक्सिंग हो रही है, मिक्सिंग तो हो ही रही है, लेकिन दूसरा नंबर एक और है, देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फ्लो, यानी कि फ्लो की ना डिसकंटिन्यूटी हो रही है, यानी कि कंटिन्यूअसली फ्लो नहीं हो पा रहा है हमारा, समझ रहे हैं। फ्लो जो है कंटिन्यूअसली नहीं हो पा रहा है। अब इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रोकने के लिए हम दूसरा रीजनरेटर यूज़ करते हैं जो कि है रोटरी मैट्रिक्स टाइप रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक टरबाइन, गैस टरबाइन लगी होती है, गैस टरबाइन से शाफ्ट कनेक्ट रहती है, ठीक है। इसमें क्या एक तरफ से हॉट इनलेट होता है और एक तरफ से कोल्ड वाटर इनलेट होता है। अब हॉट वाटर तो हॉट की तरफ निकल जाता है, कोल्ड कोल्ड की तरफ निकल जाता है। देखिए लेकिन इसमें क्या है कि जब ये घूमता है हमारा, ठीक है, जब ये हमारा घूमता है तो क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूअस फ्लो तो हो रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे हमारा मिक्सिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मिक्सिंग होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। यहाँ पे तो क्या था कि कोल्ड वाटर अपना कोल्ड वाटर या कोल्ड एयर जो है वो बाहर निकल गई, हॉट वाटर अलग निकल गया, इसमें तो अलग अलग हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों ना आपस में मिक्स हो जाते हैं रोटरी वाले में, और रोटरी में जब वो मिक्स हो जाते हैं तो हमारा ये डिसएडवांटेज हो जाता है। तो अब एक तीसरे टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप हीट एक्सचेंजर। इसमें क्या है, तीन तरीके के होते हैं, पैरेलल, काउंटर, क्रॉस। पैरेलल में क्या होता है, जो कि सेम डायरेक्शन में होता है, जिधर हॉट फ्लूइड जाएगा उधर ही कोल्ड फ्लूइड जाएगा, ये तो होता है पैरेलल। काउंटर में क्या होता है कि अपोजिट होता है, जिधर कोल्ड जा रहा है उसके अपोजिट में, ठीक है। और क्रॉस में क्या है कि अगर हमारा परपेंडिकुलर जाता है, अगर एक वर्टिकल जा रहा है तो एक हॉरिजॉन्टली जाएगा, तो वो होता है क्रॉस फ्लो। तो ये आपको याद रखना है। क्रॉस फ्लो का एग्जांपल है सेल एंड ट्यूब कंडेंसर, ठीक है। सेल एंड ट्यूब कंडेंसर जो होता है, यहाँ पे जो कोल्ड की लाइन है ऊपर से हॉट एयर जो है हमारी बाहर निकल जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि काउंटर फ्लो क्या होता है, ठीक है। रेडिएटर जो होता है वो क्रॉस फ्लो पे वर्क करता है, ठीक है। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अब चलिए अगली चीज़ की बात करते हैं कि जो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए इनका टेम्परेचर प्रोफाइल अगर हम देखें तो क्या होता है, ये चीज़ आपको पेपर में लिख के आनी है, इस डायग्राम को देख के, कि दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लूइड हो रहे हैं, हीट का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, हीट जो है एक्सचेंज भी हो रही है। अब हीट एक्सचेंज हो रही है तो हॉट वाटर इनलेट हुआ, कोल्ड इनलेट हुआ, हॉट निकल गया, कोल्ड निकल गया, ठीक है। काउंटर फ्लो में क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हीट एक्सचेंज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो इनलेट आया, इनलेट का जो टेम्परेचर था हॉट वाटर का वो कम होगा, सिंपल सी बात है, कोल्ड को हीट ट्रांसफर करेगा तो एक टेम्परेचर कम हो जाएगा। और
जो कोल्ड वाटर वाला है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और हीट को कितना एब्जॉर्ब करेगा, सी एग्जिट तक करेगा। और मैक्सिमम वो कितना कर सकता है, मैक्सिमम कर सकता है हीट एक्सचेंज फॉर हॉट वाटर, यानी कि हॉट वाटर की जो एग्जिट पर स्टी हॉट मतलब जो गर्म है वाटर, ठीक है, उतना ज़्यादा वो जो है हीट को एक्सचेंज कर सकता है, मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है, इसकी लिमिट तक। समझ रहे हैं, ये आपको दिख रही होगी इसमें, इसकी लिमिट आपको दिख रही होगी, इस लिमिट तक मैक्सिमम रीच वो कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, यहाँ पे एक जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, और इसमें देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि सीई ऑफ वाटर, यानी कि कोल्ड वाटर का जो एग्जिट है उसका जो टेम्परेचर है वो कभी भी हॉट वाटर के टेम्परेचर एग्जिट टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन काउंटर फ्लो की बात करें तो काउंटर फ्लो में भी सेम यही है कि लिमिटिंग क्या है कि हॉट वाटर का जो एग्जिट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कोल्ड वाटर के इनलेट तक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट हीट ट्रांसफर हो रहा है। समझ रहे हैं, तो अब यहाँ पे हमें टेम्परेचर डिफरेंस देखिए कम मिला, इस वाले में हमें टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा मिला, तो इसका मतलब क्या है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स यानी कि डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ पैरेलल फ्लो जो हीट एक्सचेंजर होता है उसमें डेल्टा टी ज़्यादा होता है काउंटर फ्लो के कंपेयर में। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एंट्रोपी डिफरेंस ज़्यादा होगा, एंट्रोपी ज़्यादा होगा तो इरिवर्सिबिलिटी ज़्यादा होगा, और जिसकी इरिवर्सिबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी एफिशिएंसी हमेशा कम होती है। इसीलिए कहते हैं कि पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर जो होता है उसकी एफिशिएंसी कम होती है और काउंटर फ्लो की ज़्यादा होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, काउंटर फ्लो की, फिर क्रॉस फ्लो की, और फिर पैरेलल फ्लो की। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हीट एक्सचेंजर में डेल्टा टी जो होता है वो हमारा चेंज करता रहता है या वेरी करता रहता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिकली काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर जो होता है मोस्ट एफिशिएंट होता है पैरेलल फ्लो से, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए LMTD क्या है, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, या मीन टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा TM, इसका एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला जो है पैरेलल और काउंटर फ्लो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, दोनों के लिए सेम ही लगेगा। अब दोनों के लिए सेम लगेगा तो देखिए पैरेलल फ्लो के लिए क्या हो जाएगा, पैरेलल फ्लो के लिए यहाँ पे ये THI है यानी कि हॉट वाटर का इनलेट, ये कोल्ड वाटर का इनलेट, इनके बीच टेम्परेचर डिफरेंस TI हो जाएगा, डेल्टा TI। ये कम होते होते यहाँ हो गया, ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हो गया, क्योंकि आपको पता है कोल्ड वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, हॉट का कम हो जाएगा, क्यों हीट एक्सचेंज होगी। यहाँ पे डिफरेंस ये वाला कम है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से हॉट आएगा यहाँ से कोल्ड आएगा, क्योंकि अपोजिट है। ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जाएगा, ये घटते घटते यहाँ तक आएगा, और ये हॉट वाटर वाला जो डिफरेंस है ये कम होता होता कितना आ सकता है, मिनिमम हॉट का यहाँ तक आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। यहाँ पे इनलेट पे कम है, आउटलेट पे एग्जिट पे ज़्यादा है। क्लियर, तो यहाँ पे आपको समझना है कि LMTD जो पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए होता है वो कम होता है, और काउंटर फ्लो के लिए ज़्यादा होता है फॉर सेम इनलेट एंड एग्जिट टेम्परेचर। क्लियर, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये मैंने कुछ क्वेश्चन के तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो ये आप देख लेना। अब चलिए अगली चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि दो स्पेसिफिक जो दो केस होते हैं LMTD से रिलेटेड, ये आपको लिख के आने हैं कौन कौन से। अगर एक फ्लूइड हीट एक्सचेंज कर रहा हो अपने फेस चेंज के द्वारा, यानी कि एक तो फेस चेंज कर रहा है, एक फेस चेंज नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं, तो फेस चेंज किस में होता है, जनरेटर में होता है, स्टीम जनरेटर में, स्टीम कंडेंसर में होता है। अगर कंडेंसर की बात करें तो हमारा क्या होगा, एक तो हमारा बिल्कुल टेम्परेचर को वेरी नहीं करेगा, टेम्परेचर वेरी क्यों नहीं करता, क्योंकि फेस जब चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कंडेंसर में। तो अगर हम पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर की बात करें कंडेंसर के अंदर, तो हॉट वाटर जो है वो कंडेंस हो रहा है, और कोल्ड वाटर जो है वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा धीरे धीरे। ऐसे ही काउंटर फ्लो की बात करेंगे तो हॉट वाटर कंडेंस हो रहा है, और कोल्ड वाटर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा धीरे धीरे। तो ये जो पैरेलल फ्लो डेल्टा टी बनता है या LMTD जो बनता है वो पैरेलल फ्लो, ये काउंटर फ्लो में दोनों में सेम बनता है। बट ये इमेज अपोजिट है, इमेज तो अपोजिट है, लेकिन जो डेल्टा TM है यानी कि LMTD जो है वो दोनों में सेम रहेगा अगर फेस चेंज हो रहा है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फेस चेंज हो रहा है तो LMTD दोनों, या पैरेलल फ्लो की बात कर लो या काउंटर फ्लो की कर लो, दोनों में सेम रहेगा। लेकिन अगर हम कहें कि व्हेन हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड हैव इक्वल हीट कैपेसिटी रेट, अगर दोनों की हीट कैपेसिटी रेट इक्वल है तो क्या होगा, तो देखिए कैपेसिटी रेट अगर इक्वल है तो MHCP और MCCP ये दोनों सेम रहेगा। ठीक है, ये एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगा दी। ठीक है,
अब एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाएंगे तो इनलेट और एग्जिट पर जो डेल्टा टी मिलेगा हमें वो दोनों सेम मिलेगा, यानी कि यहाँ डेल्टा टी और यहाँ डेल्टा टी दोनों जो है सेम ही रहेगा, ये इसके बराबर रहेगा। अब जब ये इसके बराबर रहेगा, जैसे इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये अगर इसके बराबर रहेगा तो इसका मतलब क्या है, इक्वल हीट ट्रांसफर, पूरे उसमें इक्वली हीट ट्रांसफर होगा। और इक्वली हीट ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे एल जो बनता है वो बनता है 0/0 फॉर्म में, और 0/0 फॉर्म में बनता है तो उसको कहते हैं एल हॉस्पिटल रूल। और एल हॉस्पिटल रूल में LMTD, TI, TE और TM तीनों चारों ये चार सारी चीज़ें बराबर होती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है अगर इक्वल हीट कैपेसिटी रेट हो तो वहाँ पर LMTD 0/0 फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, डिज़ाइन ऑफ हीट एक्सचेंजर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खास नहीं है, डाटा देख लेना है आपको, ये क्या क्या निकाल सकते हैं हम, कौन कौन से डेटा दे रखे होते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन, अगली चीज़ की बात करते हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर क्या होता है। तो देखिए इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर का मतलब है इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल हीट ट्रांसफर रेट बिटवीन हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड टू द मैक्सिमम हीट ट्रांसफर, यानी कि एक्चुअल हीट ट्रांसफर बटे मैक्सिमम हीट ट्रांसफर। तो देखिए इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर का मतलब क्या है कि एक्चुअली कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, कितने में से, टोटल हीट ट्रांसफर में से, समझ रहे हैं। तो एक्चुअल वाली कितनी हो जाएगी, या तो हॉट की होगी या कोल्ड की होगी, दोनों की इक्वल कर दी। अब इनमें से लेंगे कौन सी हम, तो देखिए अगर हम जो है बात करें दोनों में से किसी एक को लेने की तो हम क्या लेंगे, जो MCP है वो हीट कैपेसिटी रेट कहलाता है, MCP। ठीक है, तो MCP जो है वो हम लेंगे मिनिमम वाला, और डेल्टा टी जो लेंगे वो लेंगे हम मैक्सिमम वाला। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि मान लीजिए TH 100 है और TCI जो है 20 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्यू मैक्स ज़्यादा होगा, यानी कि हीट ट्रांसफर उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन MCP हम कम वाला क्यों ले रहे हैं, हीट कैपेसिटी रेट कम वाला क्यों ले रहे हैं, हीट कैपेसिटी रेट इसलिए ज़्यादा ले रहे हैं कि कैपेसिटी का मतलब होता है स्टोर करना, स्टोर करना। और अगर कोई भी हीट एक्सचेंजर उसको एब्जॉर्ब करेगी हीट को तो वो ट्रांसफर कहाँ कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि MCP जो होना चाहिए हीट एक्सचेंजर का वो मिनिमम होना चाहिए, डेल्टा टी ज़्यादा होना चाहिए। जितना कम कैपेसिटी हीट कैपेसिटी रेट होगा उतना ही ज़्यादा हीट ट्रांसफर वो अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और इसको आप पेपर में लिख के भी आ सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिए। अब हम कहें कि जो MCP है वो कम किसका होगा, अगर हम कहें कि MCP C वाले का कम है यानी कोल्ड फ्लूइड का कम है तो ये फॉर्मूला बनेगा, अगर हम कहें हॉट फ्लूइड का कम है तो ये फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूले आपको देख लेने हैं। ठीक है, और किसी भी हीट एक्सचेंजर के लिए जो इफेक्टिवनेस होती है 0.5 से 0.8 कह लीजिए या <1 होती है। क्लियर। अब बात करते हैं NTU के बारे में, यानी कि नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट। नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट का मतलब होता है कि NTU बराबर UA/MCP। अब MCP आपको पता है हीट कैपेसिटी रेट है, यानी कि हीट कैपेसिटी रेट जितना ज़्यादा कम रहेगा, समझ रहे हैं, तो उतना ही ज़्यादा हीट एक्सचेंज ज़्यादा होगी, यानी कि आपको पता है ये कम होगा तो Q जो है बढ़ता है, और Q जब बढ़ेगा तो NTU जो है वो भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर ये कम होगा इन्वर्सली में तो ये सिंपल सी बात है NTU बढ़ेगा, और NTU जब बढ़ता है तो हमारा क्या होगा उस जगह पर, U जो है, U का मतलब क्या है, टोटल ओवरऑल हीट कोफिशिएंट, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो भी हमारा बढ़ जाएगा। समझ गए। अब एक चीज़ होती है कि फॉलिंग फैक्टर क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉलिंग फैक्टर वो है कि थर्मल रेजिस्टेंस ड्यू टू सम सेडिमेंट या डस्ट या एनी केमिकल स्पिलिंग और डिपोजिशन ऑन अ हीट ट्रांसफर सरफेस हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड, यानी कि किसी भी सेडिमेंट, डस्ट या केमिकल के द्वारा या के डिपॉजिट होने से जो हीट ट्रांसफर की में रुकावट पैदा होती है उसको हम कहते हैं फॉलिंग फैक्टर। फॉलिंग फैक्टर जो होता है हीट ट्रांसफर का रजिस्ट करता है, हीट ट्रांसफर को रजिस्ट करता है, समझ रहे हैं। अब ये हीट ट्रांसफर को रजिस्ट कर रहा है तो आप समझिए कि MCP जितना ज़्यादा कम होगा, MCP जितना ज़्यादा कम होगा हीट ट्रांसफर उतना ज़्यादा होगा, और हीट ट्रांसफर जितना ज़्यादा होगा तो फॉलिंग फैक्टर उतना ही कम होगा, F जो है वहाँ पे उतना कम होगा, इसीलिए हीट ट्रांसफर कम होने पर फॉलिंग फैक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हीट एक्सचेंजर के अंदर फॉलिंग फैक्टर मिनिमम रहे। ठीक है, जैसे MCP को मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं इसी तरीके से हम जो है फॉलिंग फैक्टर को भी मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हीट कैपेसिटी रेट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, सॉरी कैपेसिटी रेट रेशियो है ये क्या होता है
कि मिनिमम कैपेसिटी रेट मिनिमम हीट कैपेसिटी रेट टू मैक्सिमम हीट कैपेसिटी रेट। अब देखिए इसका मतलब ये है, इसको सी से डिनोट करते हैं कि एमसीपी फॉर स्मॉल और एमसीपी फॉर मिनिमम। यानी कि हीट कैपेसिटी रेट का मतलब ये है कि देखिए एमसीपी जितना ज़्यादा कम रहेगा, एमसीपी जितना ज़्यादा कम रहेगा, तो कम रहने से क्या है कि क्यू तो बढ़ जाएगा, क्यू बढ़ जाएगा, और लार्ज जितना होगा क्यू उतना कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कहने का कि हीट हमें बढ़ानी है, हीट ट्रांसफ़र को इंक्रीज़ करना है, तो एमसीपी को कम रखना पड़ेगा, और एमसीपी को कम रखेंगे तो हीट कैपेसिटी रेट रेशियो जो है वो भी हमारा कम रहेगा। और इसीलिए कैपेसिटी रेट रेशियो जो होता है वो 0 से 1 तक के बीच वेरी करता है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में वेरी करता है, 0.8 हो सकता है, 0.9 हो सकता है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एक केस और देख लीजिए। एक केस ये है कि जब केस में सी बराबर हमारा कैपेसिटी रेट रेशियो जो है, CRR कैपेसिटी रेट रेशियो जो है वो 0 हो जाए, तो क्या होगा? कैपेसिटी रेट रेशियो का मतलब 0 है कि CMCP फॉर लार्ज जो है, यानी कि अगर ये 0 हो जाए तो 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब ये है कि मैक्सिमम हीट कैपेसिटी रेट इज बिकम इनफाइनाइट। यानी कि अगर ये 0 है और नीचे हम 1 से वो कर रहे हैं, ठीक है, 1/0 कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो MCP लार्ज वाला जो है इनफाइनाइट अगर हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि व्हेन वन लिक्विड अगर फेस ट्रांसफ़र हो रहा है उस जगह पर अगर फेस ट्रांसफ़र हो रहा है, तो डेल्टा टी तो कांस्टेंट हो जाएगा और एमसीपी जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। और कंडेंसर बॉयलर में यही होता है, फेस चेंज होता है। ठीक है, एमसीपी जो है इनफाइनाइट हो जाता है लार्ज वाला। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सेकंड क्या है, अगर C1 हो जाता है तो जब C1 हो जाएगा तो बोथ हीट एक्सचेंजर जो हैं, बोथ फ्लूइड जो हैं, उनकी हीट कैपेसिटी रेट जो है, कैपेसिटी रेट रेशियो जो है वो इक्वल हो जाता है। MHC और MCCP ये दोनों जो है हॉट के लिए और कोल्ड के लिए दोनों इक्वल हो जाएंगे, और हॉट और कोल्ड के लिए दोनों के लिए इक्वल हो जाएंगे, तो इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर क्या किसका फंक्शन होती है? NTU का और C का। ठीक है, पैरेलल के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा, काउंटर के लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि अगर C बराबर 0 हो तो क्या होता है? फेस चेंज होता है। C बराबर 1 हो तो क्या होता है? इक्वल हीट कैपेसिटी रेशियो रहता है। ठीक है, तो अगर C बराबर 0 है तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? E बराबर 1 माइनस ई एन टी माइनस के एन टी यू। और सेम काउंटर के लिए, क्यों? क्योंकि डेल्टा टी मैंने आपको बताया वहाँ पे डेल्टा टी और काउंटर के लिए या पैरेलल के लिए जो होता है वो दोनों के लिए सेम रहता है। तो इसे ऐसे ही इफेक्टिवनेस जो होगी वो भी सेम रहेगी। लेकिन अगर हम इक्वल हीट कैपेसिटी रेशियो की बात करें तो पैरेलल के लिए ये फॉर्मूला बनता है, और काउंटर की बात कर लें तो काउंटर में क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में लिक्विड फ्लो करते हैं, जिस वजह से हमारा क्या होता है कि हीट एक्सचेंजर की जो इफेक्टिवनेस होती है वो 0.0 फॉर्म में बन जाती है, या जिसमें एल हॉस्पिटल रूल लगता है, जिस वजह से उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको हम कितना लेते हैं? NTU/1 + NTU। ठीक है, क्लियर? तो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरीके से मैं बाकी के सब्जेक्ट आपको धीरे धीरे कराता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।